हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो लास्ट वीडियो में हमने सीडीपी के 16 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हम करते हैं 17 से स्टार्ट। तो प्रश्न नंबर 17, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लववाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है। ठीक है, तो मीन्स कि कोई गतिविधि हो रही है, कोई एक्टिविटी चल रही है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो टीचर उनको थोड़ा सा हेल्प कर रही है एक किस्म से कि देखो आप ये इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा, इसको ऐसे आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, या फिर आप इसको इसके साथ ऐसे ऐड कर दो या इसके साथ। तो मीन्स विद्यार्थी टीचर क्या कर रही है, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर रही है, उनको थोड़ा सा आगे पुश करने की कोशिश कर रही है। तो उसने वही पूछा है कि लववाइगोत्स्की के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका क्या करने की कोशिश कर रही है। तो इसका आंसर सिंपल आपका होगा एक्ट एज ए स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग। तो वो क्या करती है, इसको हम बोलते हैं पाड़ या आधारभूत संरचना में मदद करना, सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है। ये तो आप लोगों ने अपने घरों में भी सुना होगा, देखा होगा कि लड़कों को बोला जाता है कि ये मत करो, ये काम आप थोड़ी करते हो। लड़कों को बोला जाता है रो मत, ये काम तुम्हारे लड़कियों की तरह रोते थोड़ी हैं। या लड़कियों को बोला जाता है, बाहर खेलने के लिए मना किया जाता है कि लड़कियां बाहर थोड़ी। तो इस जो चीज़ को हम क्या रिफ्लेक्ट करती है, ये चीज़ सिंपल बात है, ये हमारी जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखाती है, यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाती है जो हमारी सोसाइटी में है कि लड़के क्या कर सकते हैं और लड़कियां क्या कर सकती हैं। मीन्स उन्होंने हमारे कामों को डिवाइड कर रखा है कि गर्ल्स ये वाले करेंगी और बॉयज़ ये करेंगे, बॉयज़ ये नहीं करेंगे या ये करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप। उसके बाद है इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम कौन सा होता है, जहाँ पे बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं और उनको अपनी नॉलेज को बढ़ाने के या उसको संरचना करना, कंस्ट्रक्ट करने के बहुत सारे मौके दिए जाते हैं। तो चारों ऑप्शन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज तो पहला ही ऑप्शन सही है। एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की संरचना करने के लिए उन्हें प्रचुर मात्रा में मौके दिए जाते हैं। ठीक है, यही एक प्रगतिशील क्लासरूम होता है। उसके बाद है प्रश्न 20, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव इट रिप्रेजेंट द स्टेज ऑफ मॉरलिटी। तो आपने लॉरेंस कोलबर्ग की उसकी मोरल डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेजेस देखी होंगी, जिसमें उन्होंने तीन लेवल की बात की है और उस 3 लेवल में 6 स्टेजेस दी हैं। तो उसने वही पूछा है कि ये उनकी मोरल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में आता है, कि हमें क्या करना चाहिए या इस काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे हमें इस काम को करने की स्वीकृति देते हैं या नहीं देते हैं। तो ये किस में आता है, ये आपका आता है कन्वेंशनल स्टेज में। ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज में जहाँ पे बच्चा एज ए गुड बॉय, एज ए गुड गर्ल बिहेव करता है, कि किसी कार्य को को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसको स्वीकृति देंगे। ठीक है, तो ये होता है कन्वेंशनल स्टेज में। प्रश्न 21, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। कौन सा सही है, अब एक बार आप पढ़ लो फटाफट। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है। अगर आपने सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है तो फैमिली को हमारा फर्स्ट प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट माना है, क्योंकि हम सबसे पहले अपनी फैमिली में ही सोशल होना सीखते हैं। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद है परिवार एवं जन संरचना, यानी कि मास मीडिया दोनों ही समाजीकरण के द्वितीय कारक है, क्योंकि अगर परिवार को द्वितीय बता दिया तो ये आंसर भी गलत हो गया।
फिर विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है। नेक्स्ट भी हम पढ़ लेते हैं, चलो इधर यहाँ पे पढ़ लेते हैं। स्कूल इज़ अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। तो ये भी गलत है, क्योंकि फैमिली हमेशा प्राइमरी कारण होती है, यानी कि फर्स्ट प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट होती है, और स्कूल हमारा सेकेंडरी यानी कि सेकंड सोशलाइजेशन एजेंट होता है। बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली में सोशल होता है, उसके बाद वो स्कूल जाना शुरू करता है। तो जहाँ हमें फैमिली प्राइमरी दे रखी हो, प्रथम दे रखी हो, और स्कूल को द्वितीयक दे रखा हो, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही, क्योंकि इसमें स्कूल को सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट माना है और फैमिली को प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट माना है। चलिए प्रश्न 22, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइज दैट। तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है किस बात पे जोर देता है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किस बात पे जोर देता है? एक बार आप सारे ऑप्शन पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मतलब अगर आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करता है, यानी कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न अलग अलग 8 दशाएं इसने बताई हैं कि अलग अलग 8 तरह के अलग अलग इंटेलिजेंस होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो यहीं पे पता चल गया, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। बाकी तो बस ऐसे ही दे रखा है, नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऐसा होता ही नहीं है। इंटेलिजेंस क्वोशंट कैन बी मेजर्ड बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, नहीं माप सकते आप अपनी इंटेलिजेंस को, कभी भी आप किसी चीज़ में मेजर नहीं कर सकते कि आपके पास 100 ग्राम बुद्धि है या 200 ग्राम बुद्धि है। ठीक है, इंटेलिजेंस इज वन डोमेन एंश्योर इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन, कभी भी वन डोमेन में नहीं कर सकती। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा 90% लाता है तो वो अच्छा डांस करता होगा, कभी नहीं होता। और एक अच्छा डांसर, हाँ मतलब एक अच्छा एकेडमिक में भी अच्छा हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एकेडमिक में 30% 40% नंबर लेके आते हैं, या वो डांस में, सिंगिंग या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो ठीक है, इसीलिए बहुबुद्धि के बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स को बताया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 23, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मकता अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक कौन सी अवस्था होती है आपकी? ये आपकी होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपको पता होगा जीन पियाजे ने हमारी 4 स्टेज दी थी। सबसे पहले सेंसरी मोटर होती है, ठीक है, फिर प्री ऑपरेशनल होती है, फिर कॉन्क्रीट होती है, और उसके बाद हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। तो उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। तो इन्होंने पूछा है कि जो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण मुख्य होता है, तो हमें चारों गुण पढ़ने हैं। सबसे पहले है हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, ये हमारी लास्ट जो स्टेज होती है ना फॉर्मल वाली, उसमें आती है। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट्स, तो चीज़ों को कंजर्व यानी कि संरक्षण और पदार्थों की क्रमबद्धता करने की जो क्षमता है वो हमारी ऑपरेशनल स्टेज में आती है। और फिर है डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये भी हमारी फॉर्मल स्टेज में आती है। सेंट्रेशन इन थॉट्स, विचारों में केंद्रीकरण, सोच में केंद्रीकरण, ये हमारी है, ये हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 24, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो हमें चारों कथन पढ़ने हैं पहले, फिर हम बता पाएंगे कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले है कि डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, ऐसा कभी नहीं होता। क्या आपका विकास सिर्फ बाल्यावस्था में होता है? डेवलपमेंट आपका वूम टू टूम होता है, यानी कि जब आपके, यही जरूरी है। विकास हमेशा बहुआयामी ही होता है। आगे भी देख लेते हैं। डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर ऑफ फॉर एवरीवन, हर समान सभी संस्कृतियों में विकास की दर एक समान होती है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहे हैं आपकी संस्कृतियों के हिसाब से। ठीक है, डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल्स, केवल स्कूल में आप जो लर्निंग करते हैं उसी से विकास होता है, ये बिल्कुल गलत है। आपका सही ऑप्शन यही है, विकास बहुआयामी है, यानी कि डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारे डायमेंशन से, बहुत सारे
तरीक़ों से उनकी आपकी बॉडी की डेवलपमेंट होती है। प्रश्न नंबर 25 यानी कि 25, लव वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज इम्पोर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। लव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो अब लव वाइगोत्स्की की बात हुई है तो मीन्स सिंपल सी बात है, सोशलाइजेशन सामाजिक या सांस्कृतिक उपकरणों की ही बात हुई होगी, क्योंकि वो हमेशा सोशल कल्चरल से ही हम लर्निंग को इम्पोर्टेंट बताता है कि उसी के थ्रू हम अपनी लर्निंग को कर सकते हैं। तो इसका सीधा आंसर सांस्कृतिक उपकरणों यानी कि कल्चरल टूल्स आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 26, इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ। तो जीन पियाजे की जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उसमें उन्हें संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित किया है। किसके रूप में? जीन पियाजे की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है स्कीमा की ही बात हो रही होगी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की वो बात करते नहीं है क्योंकि वो लव वाइगोत्स्की के अंडर में आता है। साइकोलॉजिकल टूल्स के बारे में भी वो कभी बात नहीं करते और स्टिमुलस रिस्पॉन्स तो उनका है ही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने बात की है स्कीमा की, तो यही आपका सही आंसर होगा। उसके क्वेश्चन नंबर 27, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसाइज शुड बी ऑन, मतलब कि एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? अगर आपने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में या इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उसमें क्या किया जाता है, सबको एक साथ लेकर पढ़ाया जाता है। चलिए हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलगाव यानी कि सेपरेशन की बात की है या सेग्रीगेशन की बात की है, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन कभी भी सेग्रीगेशन की बात नहीं करती है। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल का समावेशी शिक्षा से कोई वो नहीं है। इंडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी कि अविभेदी समरूपी निर्देशों, तो अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी हम समावेशी कक्षा में नहीं देते हैं। ठीक है, कि किसी को कुछ कहा या किसी को कुछ बोला, किसी को आज आसान काम करने के लिए या ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 2, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है, सब बच्चों को एक साथ लिया जाता है, चाहे वो इंटेलिजेंट हों, चाहे वो क्रिएटिव हों, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले हों या फिर डिसेबल्ड हों, सबको एक साथ लिया जाता है। तो जिस बच्चे में जितना पोटेंशियल है उन सब के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज किया जाता है। ठीक है, ताकि वो अच्छे से अपने आप को और वो मतलब बेहतर बना सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, अकॉर्डिंग टू राइट टू ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज। दिव्यांगजन अधिकार नियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ठीक है, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको क्या बोला जाना चाहिए और किसके अकॉर्डिंग, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो कि 2016 में आया था। तो सबसे पहले है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र और विकलांग छात्र। तो आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने भी शायद अपने मन की बात में एक बार बोला था कि कोई भी डिसेबल्ड इंसान है उसको हम अशक्त नहीं बोलेंगे, विकलांग नहीं बोलेंगे, मंद बुद्धि है ये ऐसा है कुछ नहीं बोलेंगे। अगर शारीरिक उसकी बात हुई है डिसेबिलिटी की, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो उनको हम बोलते हैं दिव्यांग। क्या बोलते हैं उनको हम? स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि उनको बोला जाता है दिव्यांग। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम से होता है? इंग्लिश में भी देख लो, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस इज।
अब जन्म से लेके बच्चों में जो उनकी स्टेजेस बढ़ती हैं तो वही स्टेजेस पूछी हैं इन्होंने, लेकिन आपको चारों स्टेज न देके इन्होंने 3 स्टेज दे रखे हैं। अब आपको देखना है कि कौन सी सबसे पहले है, कब से कौन सी उसके बाद में है। तो आप ऑप्शन देखो और ऑप्शन सही है हमारे पास ये वाला, यानी कि सबसे पहले सेंसरी मोटर वाली स्टेज होती है, उसके बाद कॉन्क्रीट होती है और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। तो यही हमारा ठीक रहेगा, बाकी सबको ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। वेट, प्रश्न नंबर 30, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम कौन सी होती है, जो प्रगतिशील कक्षा होती है, उसमें जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताएं तो आप समझते होंगे कि हर बच्चे की जो में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई बहुत तेज होता है पढ़ने में, कोई मंद होता है, किसी को लिखावट सुंदर होती है, किसी की नहीं होती है, कोई धीरे लिखता है, मतलब उनमें हर इंसान में, हर बच्चे में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते ही हैं। तो उसको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। नंबर 1 है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। नंबर 2 है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण। नंबर 3 है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। और नंबर 4 है अध्यापक के पक्ष में असफलता। तो हमारी जो चाहे प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, चाहे क्लासरूम हो, अध्यापक कभी भी सेंटर ओरिएंटेड नहीं होते। बच्चे को सेंटर में रख के हम चीज़ों को वो करते हैं। तो पहला तो ये तो 4 नंबर तो ख़त्म ही हो गया। फिर अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, बच्चे कभी भी अधिगम की प्रक्रिया में बाधा नहीं होते। आपको अपनी जो परियोजनाएं हैं, जो भी आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको प्लान करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फर्स्ट भी इसका गलत ही है। इसका सही आंसर होगा सेकंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण। मतलब कि जो आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हो उसकी प्लानिंग के लिए प्रगतिशील कक्षा में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अच्छे से इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया हो पूरा पार्ट। और फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो आपको अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक यू अगेन।